नमस्कार, मैं हूं पुष्पेंद्र चौधरी और आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस। उत्तराखंड देवभूमि समाचार में आपका स्वागत है। रुक करते हैं खबरों की ओर। उत्तराखंड नगर निकाय चुनाव को लेकर बीजेपी ने प्रत्याशियों की पहली लिस्ट जारी कर दी है। बीजेपी ने नगरपालिका परिषद और नगर पंचायत में उम्मीदवारों के नाम पर मोहर लगा दी है। पहली लिस्ट में नगरपालिका परिषद और नगर पंचायत के उम्मीदवारों के नाम घोषित किए गए हैं। हालांकि बीजेपी ने अभी नगर निगम में मेयर उम्मीदवारों के नामों का ऐलान नहीं किया है। बीजेपी की पहली लिस्ट में नगर पालिका और नगर पंचायत अध्यक्ष पद के लिए 39 उम्मीदवारों के नाम शामिल है। लेकिन उम्मीदवारों के मामले में कांग्रेस एक कदम आगे दिखाई दे रही है, क्योंकि जहां एक और बीजेपी ने नगर निगम में मेयर के नाम घोषित नहीं किए, वहीं कांग्रेस ने 3 मेयर पद के लिए उम्मीदवारों के नाम की घोषणा कर दी है। तो नगर निकाय चुनाव को लेकर बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही एक दूसरे से आगे निकलने की कोशिश कर रही हैं। हालांकि दोनों ही पार्टियों ने प्रत्याशियों के नामों का जो ऐलान है वो पहली लिस्ट जारी कर दी है और 3 नगर निगम में मेयर के प्रत्याशी भी घोषित कर दिए हैं। तो श्रीनगर निगम में मीना रावत को प्रत्याशी बनाया गया है। काशीपुर से संदीप सहगल को प्रत्याशी बनाया गया है। तो निकाय चुनाव के लिए प्रत्याशियों के नाम का इंतजार खत्म हो गया है। उत्तराखंड नगर निकाय चुनाव को लेकर दोनों ही पार्टियां एक दूसरे से आगे निकलने की कोशिश कर रही हैं और जो पहली लिस्ट थी वो जारी कर दी गई है और अब दोनों ही पार्टियों में हलचल मची हुई है। तो चुनाव की तैयारियों को लेकर प्रत्याशियों की जो पहली लिस्ट थी वो जारी हो चुकी है और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता अभय केतुरा जुड़ चुके हैं। अभय, क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है बीजेपी और कांग्रेस की तरफ से, ये जो प्रत्याशियों के नामों पर मंथन चल रहा है? चुनाव के लिए जो तारीखों का ऐलान हो गया था उसमें कल 27 दिसंबर से नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो गई थी। अभी तक ये कह सकते हैं कि बीजेपी और कांग्रेस दोनों ने अपनी पहली सूची प्रत्याशियों के यहाँ पर जारी करी है। बीजेपी की तरफ से नगरपालिका परिषद और नगर पंचायत परिषद दोनों पर ही अध्यक्ष पद के जो दावेदार थे उसमें से ये कह सकते हैं कि नगरपालिका में 39 और नगर पंचायत में 38 कैंडिडेट्स के अध्यक्ष पद के जो दावेदार थे उनकी घोषणा यहाँ पर कर दी गई है। कांग्रेस की तरफ से नगर पंचायत, नगर पालिका और नगर निगम ये कह सकते हैं उनके जो दावेदार थे उसमें से पहली सूची यहाँ पर जारी कर दी गई है प्रत्याशियों के नामों की, जिसमें 3 नगर निगम के जो प्रत्याशी थे मेयर पद के, काशीपुर नगर निगम, श्रीनगर नगर निगम और हल्द्वानी नगर निगम, यहाँ पर मेयर पद के जो प्रत्याशी थे उनके नामों की घोषणा कांग्रेस की तरफ से कर दी गई है। इसके अलावा नगर पालिका, नगर पंचायत में अध्यक्ष पद के जो दावेदार थे उनकी घोषणा भी यहाँ पर पहली सूची की यहाँ पर कर दी गई है। लेकिन अभी भी ये कह सकते हैं कि कई ऐसी सीटें बाकी है और खासतौर पर नगर निगम की, जहाँ पर मेयर पद के जो प्रत्याशी हैं उनकी सूची अभी जारी नहीं की गई। उनके दावेदारों को लेकर अभी भी पार्टियों में मंथन यहाँ पर चल रहा है और संभवतः आज जो उम्मीद जताई जा रही है कि आज देर शाम तक दूसरी सूची में उन सभी के नामों का ऐलान यहाँ पर पार्टी के स्तर पर कर दिया जाएगा। ये कह सकते हैं कि निकाय चुनाव को लेकर जो तैयारियां अब तक सियासी दल कर रहे थे उसमें जिताऊ और टिकाऊ प्रत्याशियों की तलाश के लिए जो लगातार मंथन चल रहा था, अब उसका अंतिम दौर यहाँ पर शुरू हो चुका है और जल्द ही पूरे प्रत्याशियों की घोषणा यहाँ पर सियासी दलों की तरफ से यहाँ पर कर दी जाएगी। 100 के 100 नगर निकायों में इस समय चुनाव यहाँ पर होने 107 नगर निकायों में से, क्योंकि 4 नगर निकायाँ ऐसी हैं जहाँ पर अभी परिसीमन के काम पूर्ण नहीं हो पाए थे, 2 के मामले कोर्ट में लंबित थे और 3 नगर पंचायतें ऐसी है जहाँ पर चुनाव नहीं होते हैं। जहाँ पर केदारनाथ नगर पंचायत हो, बद्रीनाथ नगर पंचायत हो, गंगोत्री नगर पंचायत, यहाँ पर चुनाव नहीं होता है। यहाँ पर जो दायरा है, जो परिषद जो काम होता है वो जिस समिति के अधीन में यहाँ पर आता है, तो इसलिए यहाँ पर चुनाव नहीं। लेकिन बाकी ये कह सकते हैं कि 100 नगर निकायों में यहाँ पर इस समय निकायों के चुनाव यहाँ पर चल रहे हैं और ये कह सकते हैं कि आज से जो नामांकनों का जो दौर शुरू होगा वो तेज यहाँ पर हो जाएगा, क्योंकि 30 दिसंबर नामांकन का अंतिम तिथि यहाँ पर रखी गई। तो ऐसे में जिन प्रत्याशियों के नामों का ऐलान यहाँ पर कर दिया गया है पहली सूची में, वो अपना नामांकन आज और कल यहाँ पर कराते हुए नजर आएंगे। जी बिल्कुल अभय, क्योंकि नामांकन के बाद जांच भी होगी उनके नामों की और अभी जो नामों को लेकर चर्चा की जा रही है, किस हिसाब से दोनों पार्टियों की तरफ से प्रत्याशियों के नाम का ऐलान किया जा रहा है और जो फाइनल सूची है वो कब तक आ सकती है? ये कह सकता है कि पहली सूची तो दोनों ही दलों, चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस, दोनों ही दल यहाँ पर जारी कर चुके हैं। दूसरी सूची की संभावना आज देर रात तक जारी होने की,
जिसमें नगर निगम के जो प्रत्याशी हैं मेयर पद के, उनके नामों की घोषणा यहाँ पर हो जाएगी, क्योंकि सभी की निगाहें इस समय मेयर पद के प्रत्याशियों को लेकर यहाँ पर टिकी हुई है, क्योंकि ज़्यादातर नगर पालिका नगर पंचायत में जो अध्यक्ष पद के दावेदार थे उनकी घोषणा यहाँ पर कर दी गई है। लेकिन ये कह सकते हैं कि इसमें सफलता सूचियों को जारी करने में जो पहली सफलता वो बीजेपी की तरफ से यहाँ पर जारी की गई, जिसमें नगर पालिका परिषद के 39 अध्यक्ष पद के उम्मीदवार और नगर पंचायत में 38 जो अध्यक्ष पद के जो उम्मीदवार थे उनकी घोषणा यहाँ पर कर दी गई है। अब ये कह सकते हैं कि जो रण बचाव हुआ है, जो टिकटों को लेकर जो कसमकस यहाँ पर चल रही हो, सभासदों के पदों को लेकर यहाँ पर हो रही है, जिस पर भी पार्टी जल्द ही प्रत्याशियों की सूची यहाँ पर जारी कर देगी, क्योंकि सभी दावेदार हैं और ऐसे में दावेदारों की जो सूची वो लगातार बढ़ती नजर आ रही थी, इसलिए लगातार सियासी दलों पर दबाव यहाँ पर बढ़ रहा था। लेकिन पहली सूची जारी होने के बाद ये कह सकते हैं कि कुछ हद तक सीटों की जो स्थितियाँ थी वो भी यहाँ पर साफ हो गई है, प्रत्याशियों के नामों का ऐलान भी यहाँ पर कर दिया गया है। जी बिल्कुल अभय, और ये जो नगर निकाय चुनाव है ये बीजेपी और कांग्रेस के लिए कितना जरूरी है, क्योंकि माना जाता है कि अगर नगर निकाय चुनाव में अच्छा परफॉर्मेंस जो भी पार्टी कर लेती है तो उसका प्रभाव विधानसभा चुनाव पर भी पड़ता है। देखिए, आप ये समझ सकते हैं कि नगर निकाय चुनाव को छोटी सरकार के रूप में यहाँ पर देखा जाता है, और राजनीति में तो पहली सीढ़ी छोटे चुनावों को यहाँ कहा जाता है कि जो निकाय स्तर पर अपनी दावेदारी प्रस्तुत करते हैं, यही आगे चलकर बड़े नेता के रूप में अपनी दावेदारी पार्टियों के भीतर करते हुए भी नजर आते हैं। तो शुरुआती ये कह सकते हैं, इसीलिए इसमें सबसे ज़्यादा घमासान यहाँ पर देखने को मिलता है। सभी की निगाहें इस चुनाव को लेकर यहाँ पर टिकी हुई होती है। आप ये समझ सकते हैं कि देहरादून में 100 वार्डों पर प्रत्याशियों की सूची, चाहे कांग्रेस के भीतर हो या बीजेपी के भीतर हो, संभावित दावेदारों की सूची 1000 को पार कर चुकी है। यानी एक सीट पर कम से कम 10 से 12 ऐसे उम्मीदवार पार्टी के सामने मौजूद हैं, जिनमें से किसी एक का चयन कर पाना पार्टी के लिए सबसे बड़ी दुविधा यहाँ पर बनी हुई है। सबसे मुश्किल सबसे ज़्यादा यही आ रही है कि जिताऊ और टिकाऊ प्रत्याशी की तलाश यहाँ पर दोनों ही दलों को करनी है, क्योंकि निकाय चुनाव में जनता के भरोसे पर कौन खड़ा उतर सकता है, ये देखने वाली सबसे बड़ी बात यहाँ पर होती है। इसीलिए मंथनों का दौर पिछले 3 से 5 दिनों से लगातार यहाँ पर जारी है। पिछले 3 दिनों में तो ये समझा जा सकता है कि देर रात यानी 12 से 1 बजे तक जो पार्टियों के जो वरिष्ठ नेता हैं, चाहे नेता प्रतिपक्ष हो, प्रदेश अध्यक्ष हो या फिर दूसरे विधायक या सांसद हो, वो यहाँ पर लगातार मंथन कर रहे हैं और देर रात तक ही सूचियों को जारी करने का काम पार्टियों की तरफ से यहाँ पर किया गया है। पहली सूची यहाँ पर जारी हो गई है और आज उम्मीद ये कह सकते हैं कि देर रात तक दूसरी सूची पार्टी की तरफ से जारी कर दी जाएगी, जिसमें मेयर पद के प्रत्याशी और पालिकाओं के जो बचे हुए अध्यक्ष पद के जो प्रत्याशी हैं उनकी घोषणा यहाँ पर करेगी। और उम्मीद ये की जा रही है कि आज ही देर शाम तक जो सभासदों के जो प्रत्याशी होंगे उनकी घोषणा भी यहाँ पर पार्टियों की तरफ से की जाएगी, क्योंकि लगातार अब पार्टियों पर दबाव बढ़ रहा है, क्योंकि समय कम बचा हुआ। 30 दिसंबर तक नामांकन की अंतिम तिथि यहाँ पर रखी गई है। आज 28 दिसंबर है, यानी नामांकन का दिन है, और कल 29 दिसंबर होगी, रविवार का दिन है, उस दिन नामांकन नहीं हो पाएंगे। तो फिर ऐसे में बचा हुआ एक दिन यहाँ पर रहता है, इसलिए समय रहते हुए पार्टियां भी अपने प्रत्याशी घोषित करना चाहती है, ताकि उन्हें तय समय पर सिंबल यहाँ पर दिया जा सके और वो अपने नामांकन यहाँ पर कर सके। चलिए अब आप हमारे साथ बने रहिए। तो निकाय चुनाव को लेकर कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही अपनी तैयारी में जुटे हैं। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। निकाय चुनाव के लिए प्रत्याशियों के नाम का इंतजार आज खत्म हो सकता है। नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य के आवास पर कल देर रात हाई लेवल मीटिंग की बैठक हुई। कांग्रेस के सह प्रभारी सुरेंद्र शर्मा, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा पहुंचे। वहीं नेता प्रतिपक्ष के आवास पर भुवन कापड़ी भी मौजूद रहे। तो ये देहरादून में बैठक हुई है और वहां पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा भी पहुंचे हैं और जो भी चुनाव को लेकर प्रत्याशियों के नामों को लेकर जो मंथन किया गया उसको लेकर भी वहां पर हाई लेवल की बैठक हुई है। काफ़ी हम लोगों ने काफ़ी होमवर्क कर लिया है और मैं सोचता हूँ काफ़ी ज़िले जिसपे चमोली है, रुद्रप्रयाग है, पौड़ी है, पिथौरागढ़ है, उधम सिंह नगर है, काफ़ी ज़िले हमारे लगभग क्लियर हो गए हैं और अब बहुत कम है। और मैं सोचता हूँ कि कुछ सूची आज जारी हो जाएगी। उम्मीद है कि आज देर तक एक सूची जारी हो जाएगी और कुछ रात तक हो जाएगी और मैं सोचता हूँ कल तक हम सभी है, चंपावत है, अल्मोड़ा है, कुछ नगर निगम और हैं और जहाँ पर कहीं पर थोड़ा स्थिति साफ नहीं है उन क्षेत्रों में भी हम कल मंथन करेंगे, बातचीत करेंगे। लगातार हम फीडबैक भी ले रहे हैं। जो माननीय प्रभारी जो हमने
जिन्हें प्रभारी हमने प्रभार दिया है उनका तो हम उनके जो पैनल है उस पर तो विचार कर रहे हैं, लेकिन फीडबैक भी ले रहे हैं कि कौन बेहतर उम्मीदवार है। तो संभवतः कल शाम तक हमारी पूरी हर सीट पर हर सीट पर हमारी जो सीट है वो हमारी फाइनल हो जाएगी। कई जिलों की लिस्ट हमने फाइनल कर और कुछ की फाइनल की कर दी है, लेकिन रणनीति के आधार पर जो है अभी रोक करके रखी है। बढ़ते अगली खबर की ओर। उत्तराखंड में भारी हिमपात का अलर्ट मौसम विभाग ने जारी किया है। 27 और 28 दिसंबर को राज्य के ऊंचाई वाले इलाकों में भारी बर्फबारी होने की चेतावनी जारी की गई है। नैनीताल, अल्मोड़ा, उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, पिथौरागढ़, चंपावत, बागेश्वर, चमोली, देहरादून के ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी है। तो यहाँ पर मौसम विभाग ने चेतावनी जारी की है और राज्य के 2000 मीटर ऊंचाई के इलाकों में भी हल्की बर्फबारी का अलर्ट जारी किया गया है। मसूरी, नैनीताल और धनौल्टी इलाकों में भी बर्फबारी की संभावना है। मौसम विभाग निदेशक ने अलर्ट जारी किया है। वहीं केदारनाथ धाम में कड़ाके की ठंड को देखते हुए मजदूर लगातार वापस लौटने लगे। इससे कार्य योजना की रफ्तार सुस्त होने लगी है। DDMA के अधिशासी अभियंता विनय झिकवान ने बताया कि केदारनाथ धाम में मौसम दिन प्रतिदिन ठंडा होने लगा है। तापमान -15 डिग्री से नीचे जाने लगा है। आने वाले दिनों में बर्फबारी के आसार हैं। तो मौसम विभाग ने बर्फबारी के चेतावनी यहां पर दी है और जो ऊंचाई वाले इलाके हैं वहां पर बर्फबारी होने की चेतावनी यहां पर दी गई है। और ऐसे में जो मजदूर हैं वो अपने कामों से वापस लौटने लगे हैं और अब जो कार्य चल रहा है वो भी सुस्त होने लगा है। तो कई चीज़ों पर इस बर्फबारी का असर पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। यातायात भी ज़्यादा प्रभावित होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो बदलते मौसम के मिजाज से मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। उन्होंने कहा है कि 2000 मीटर ऊंचाई वाले इलाकों पर बर्फबारी होने की संभावना है और मौसम विभाग ने यहाँ पर चेतावनी देते हुए सबको चेताया है। वहीं जो मजदूर वर्ग के लोग हैं वो भी अपने कामों से वापस लौटने लगे। हालांकि जो पर्यटक हैं वो ऐसे में जरूर उत्तराखंड घूमने के लिए पहुंच रहे हैं, लेकिन मौसम विभाग ने चेतावनी जारी करते हुए सभी को अलर्ट किया है। तो 2000 मीटर ऊंचाई वाले इलाकों पे बर्फबारी होने की संभावना यहां पर मौसम विभाग ने जताई है और ऐसे में उत्तराखंड के जो ठंडे इलाके हैं वहां पर बर्फबारी होने की आशंका है। तो मौसम विभाग ने कई जिलों के लिए भी अलर्ट जारी किया है और वहां पर जो मजदूर वर्ग के लोग हैं वो भी अब वापस लौटने लगे हैं अपने काम से। तो शीतलहर ने इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता अभय केतुरा और विकास जुड़ चुके हैं। अभय, सबसे पहले मैं आपके पास से आना चाहूंगा, मौसम विभाग ने जो अलर्ट जारी किया है किन किन जिलों के लिए वो अलर्ट जारी किया गया है और किन इलाकों में सबसे ज्यादा बर्फबारी देखने को मिल रही है? देखिए, अगर हम मौसम विभाग की बात करें तो मौसम विभाग ने उत्तराखंड में मौसम के बदले मिजाज पर साफ तौर पर कहा कि अगले 24 से 48 घंटे उत्तराखंड के लिए ये बदलते हुए मौसम के यहाँ पर रह सकते हैं, जिसमें हल्की बारिश और बर्फबारी की संभावना मौसम विभाग की तरफ से जताई गई है। मौसम विभाग ने साफ तौर पर कहा कि जो 2000 मीटर से अधिक ऊंचाई के जो स्थान हैं वहां पर बर्फबारी होगी और उसके लिए सब पहले से ही सावधानी बरतने के लिए यहाँ पर कहा गया है। और कल से कह सकते हैं कि उत्तराखंड के ज़्यादातर क्षेत्रों में हल्की बारिश और बर्फबारी ऊंचाई वाले स्थानों पर देखने को मिल रही है। आप उत्तरकाशी की घाटियों की अगर हम बात कर सकते हैं, हंसिल घाटी की बात कर सकते हैं, चमोली में आप निधि घाटी की बात कर सकते हैं, बद्रीनाथ क्षेत्र की अगर हम बात कर सकते हैं। इसके अलावा रुद्रप्रयाग में हम केदार घाटी की अगर हम बात करें, पिथौरागढ़ में भी हम ऊंचाई क्षेत्रों की अगर हम बात करें, नैनीताल में भी ऊंचाई वाले जो स्थान है वहाँ की अगर हम बात करें तो यहाँ पर बर्फ की चादर, सफ़ेद चादर वो बीत चुकी है। मौसम लगातार यहाँ पर बर्फबारी वाला बना हुआ, हल्की बर्फबारी यहाँ पर हो रही है और आने वाले कुछ घंटों में और यहाँ पर बर्फबारी की संभावना जताई जा रही है। अगर हम केदारनाथ धाम की अगर हम बात करें तो केदारनाथ धाम में जो तापमान है वो 0 से नीचे यहाँ पर पहुँच चुका है। लगातार ये कह सकते हैं कि जो वहाँ पर मजदूर पुनर्निर्माण के कामों में जुटे हुए थे वो वापस नीचे पलायन करना शुरू कर चुके हैं।
बद्रीनाथ धाम में भी कल से हल्की बर्फबारी शुरू हो चुकी थी, जिसके चलते कह सकते हैं कि धाम के आसपास में बर्फ की चादर यहाँ पर बिछ चुकी है। और वहाँ से भी नीची घाटियों में भी ये कह सकते हैं कि जो लोग इस समय सर्दियों पर जो लोग इसमें रहते थे वो लोग अब नीचे दूसरे स्थानों पर आना शुरू हो चुके हैं, क्योंकि पानी जमना शुरू हो चुका है। यहाँ पर भी तापमान -10 डिग्री के करीब यहाँ पर पहुँच चुका है। उत्तराखंड के दूसरे अगर हम क्षेत्रों की बात करें, चाहे हम टिहरी की बात करें, मुक्तेश्वर की बात करें, यहाँ पर भी तापमान माइनस से नीचे पहुँच चुका है और ये लोगों के लिए लगातार दुश्वारियां बढ़ाता हुआ नजर आ रहा है। और अगर पर्यटकों के लिहाज से देखा जाए तो उत्तराखंड का पर्यटन सेक्टर इस समय और मजबूत होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि लगभग हर पर्यटक स्थल पर इस समय बर्फबारी यहाँ पर हो रही है और नए साल का स्वागत इस बर्फबारी के साथ यहाँ पर होता हुआ नजर आ रहा है। इसीलिए पर्यटक उत्तराखंड की तरफ रुख करते हुए नजर आ रहे हैं। उनके लिए बेहतर प्रबंध वहाँ पर हो सके, उसके लिए जिला प्रशासन लगातार प्रयास वहाँ पर कर रहा है कि जो पर्यटक यहाँ आ रहे हैं उनको बेहतर सुविधाएं यहाँ पर मिल सके और उत्तराखंड का जो पर्यटन सेक्टर है वो आगे यहाँ पर बढ़ सके। लेकिन स्थानीय लोगों के लिए लगातार मुसीबतें यहाँ पर बढ़ रही है। चलिए अब मैं आऊंगा आपके पास। हरिद्वार से हमारे साथ विकास चौहान भी जुड़े हुए। विकास, हरिद्वार में क्या कुछ मौसम का मिजाज बना हुआ है और तापमान में कितनी गिरावट हरिद्वार में देखने को मिली है? देखिए, जिस तरह से कल से ये जो बारिश शुरू हुई है लगातार अब भी जारी है और जिस तरह मौसम विभाग का जो पूर्वानुमान है कि आने वाले कल भी इस तरह के मौसम यहाँ पर रहने वाला है, जिसके बाद लगातार जो ठंड है वो और बढ़ती यहाँ पर दिखाई दे रही है। साथ ही साथ अगर हम बात करें कि जिस तरह से अगर हम शाम की बात करेंगे तो तेज हवाएं यहाँ पर चली हैं, जिसके बाद और ठंड यहाँ पर महसूस की जा सकती है। लोग अपने घरों में कैद होने को यहाँ पर इस समय मजबूर हैं, क्योंकि जिस तरह से पूरा बारिश के बाद आम जन दिनों आया है वो अपडेट हुआ है। जो छोटे बच्चे हैं, अगर कई स्कूल रहते हैं जिन्होंने छोटे सेकंड क्लास तक के जो स्कूल के बच्चे हैं उनकी छुट्टी यहाँ पर आज घोषित की है। कह सकते हैं बिल्कुल कि यहाँ ठंड का प्रकोप लगातार बढ़ता हुआ यहाँ दिखाई दे रहा है, जिसके बाद सड़कों पर जगह जगह ये लोग यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। आप मेरे पीछे भी देख सकते होंगे कि किस तरह से जो मौसम जो क्षेत्र है यहाँ पर बदलने के आसपास जहाँ हम खड़े हैं वहाँ पर भी बहुत कम ही यहाँ पर ट्रैफिक यहाँ पर सड़कों पर दिखाई दे रहा है। तो मौसम का पूरा यहाँ पर असर यहाँ पर देखा जा सकता है। जी बिल्कुल विकास। अब है, अगर हम जो पर्यटक हैं, जो घूमने के लिए लोग आते हैं, उनके लिए क्या कुछ गाइडलाइन जारी की गई है? क्योंकि उनके लिए भी मौसम विभाग ने या जिला प्रशासन ने कई तरह की चेतावनी दी होंगी, क्योंकि बर्फबारी जिस हिसाब से हो रही है, तो पर्यटकों के लिए क्या कुछ गाइडलाइन जारी की गई? देखिए, मौसम विभाग ने उत्तराखंड आने वाले सभी पर्यटकों को यहाँ पर अलर्ट रहने के लिए यहाँ पर कहा है। मौसम विभाग की तरफ से जो सुझाव दिए गए उसमें साफ तौर पर कहा गया कि जो पर्यटक उत्तराखंड आ रहे हैं पहले जिला प्रशासन के द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करें। पहले मौसम विभाग की तरफ से जो मौसम को लेकर जो सूचनाएं प्रसारित की जा रही है उसको देखकर वो अपनी यात्रा यहाँ पर करें, ताकि वो किसी भी परेशानी से यहाँ पर बचे रह सकें। इसके अलावा उत्तराखंड आने से पहले कम से कम अपने गर्म कपड़े या फिर दूसरे ऐसी जो सुविधाएं हैं उन सुविधाओं को अपने सम्मुख जरूर रखें। हल्की दवाइयाँ अपने पास रखें, क्योंकि बदलता हुआ मौसम कई तरीके की परेशानियां लेकर यहाँ पर आता है। और ख़ासतौर पर जो बुजुर्ग हैं या छोटे बच्चे हैं उनको ज़्यादा एहतियात बरतने के लिए यहाँ पर कहा जा रहा है। जिसके अलावा जिला प्रशासन भी लगातार ऐसे स्थानों पर जहाँ पर पर्यटक सबसे ज़्यादा आने की इच्छा यहाँ पर रखते हैं, ऐसे स्थान चिन्हित करने का काम यहाँ पर कर रहा है जहाँ पर पर्यटकों को आने के दौरान पूरी सुविधाएं वहाँ पर मिल सके। उसके लिए प्रबंध करने की तैयारी यहाँ पर जिला प्रशासन की तरफ से की जा रही है। तो कोशिश यही है कि उत्तराखंड आने वाले पर्यटकों को किसी प्रकार की कोई परेशानी यहाँ पर ना हो, उसके जिला प्रशासन पहले से ही अलर्ट मोड में नजर आ रहा है। साथ ही ट्रैफिक व्यवस्था भी सुचारू रूप से चलती रहे उसके लिए पुलिस प्रशासन को खासी मशक्कत यहाँ पर करनी पड़ रही है, क्योंकि लगातार जाम और हल्की बारिश के चलते कह सकते हैं कि जो जाम की समस्या है वो यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो लोगों को भी सावधान रहने के लिए कहा जा रहा है। जो जिला प्रशासन की तरफ से जो दिशा निर्देश दिए गए हैं, जो पुलिस प्रशासन गाइडलाइंस जारी कर रहा है उसका पालन करने के लिए कहा जा रहा है, ताकि वो किसी परेशानी में ना फंसे और उनकी यात्राएं सफल यहाँ पर रह सके। लेकिन जिस प्रकार से मौसम का मिजाज बदला है तो ऐसे में कह सकते हैं कि हिल स्टेशन की ओर आने वाले सभी पर्यटक खुश नजर आ रहे हैं और उनके बर्फबारी से उनका स्वागत यहाँ पर हो रहा है। तो आने वाले कुछ दिनों में कह सकते हैं कि उत्तराखंड के भीतर जो मौसम का जो मिजाज है वो पर्यटकों को इसी तरह से लुभाता हुआ नजर आएगा। पर्यटक भी यहाँ पर लगातार आ रहे हैं, जिसके चलते कह सकते हैं कि जिला प्रशासन भी खुश नजर आ रहा है, पर्यटन विभाग भी खुश नजर आ रहा है। लेकिन उसको प्रबंध करने के लिए भी काफी मशक्कत जिला प्रशासन को यहाँ पर करनी पड़ रही है। जी ठीक है विकास, हरिद्वार प्रशासन की तरफ से क्या कुछ जो आने वाले लोग हैं, क्योंकि नई साल आने वाला है और लोग गंगा स्नान करने के लिए भी हरिद्वार पहुंचेंगे, तो क्या कुछ गाइडलाइन वहां पर जारी की गई है?
जी बिल्कुल, जिस तरह से सर्दी का प्रकोप लगातार बढ़ रहा है और पहाड़ों पर जिस तरह से बर्फबारी हो रही है उसके चलते जिस तरह से उत्तराखंड की ओर जो यात्री हैं वो यहाँ पर हिट कर रहे हैं। जिस चलते हरिद्वार में भी अगर हम बात करेंगे तो हरिद्वार में भी आने वाले जिस तरह से नए साल के उल्लास के लिए यहाँ पर लोग पहुँचने की पूरी उम्मीद है। उसके लिए जिला प्रशासन ने अपनी तैयारियां यहाँ पर कर ली हैं। जिस तरह से अगर बात करेंगे, चाहे जिस तरह से हल्की शहर के आसपास का जो क्षेत्र हो उसकी सुरक्षा की व्यवस्था हो, चाहे अगर शहर में अगर हम बात करें अलाव की व्यवस्था की और यात्रियों के सेफ की व्यवस्था, तो लगातार प्रशासन और अपना काम कर रहा है और अलाव की व्यवस्था जगह जगह पर यहाँ पर लगातार की जा रही है। तो कह सकते हैं कि जिस तरह से यात्री उत्तराखंड का जो रुख अब जिस तरह से पहाड़ों पर बर्फबारी हो रही है लगातार देखी जा सकती है, उसके चलते जो नव वर्ष का जो उल्लास है उसको मनाने के लिए यहाँ पर उत्तराखंड का रुख कर रहे हैं। और वहीं हरिद्वार में भी जो 31 और 30, 31 और 1 तारीख जो अगर हम बात करेंगे तो वहाँ पर काफी भीड़ यहाँ पर होने की संभावना है लगातार की जा सकती है। और जो जिला प्रशासन है उसने अपनी तैयारियां यहाँ पर पूरी कर रहे हैं, क्योंकि इन दिनों यहाँ पर अगर हम नगर निगम के चुनाव की बात करेंगे तो नगर निगम के चुनाव के चलते यहाँ पर आचार संहिता भी यहाँ पर लगी हुई है, जिसके चलते जिला प्रशासन ने काफी यहाँ पर सुरक्षा की दृष्टि से अगर हम बात करेंगे तो सुरक्षा काफी यहाँ पर बढ़ाई गई है। हालांकि जो नववर्ष का जो उल्लास होगा उसको चलते तो कुछ यहाँ पर ढील जरूर यहाँ पर दी गई है अगर हम सरकार की बात करेंगे उसकी तरफ से। तो कह सकते हैं कि जो नववर्ष के लिए जो आने वाले लोग हैं उनकी तैयारियां, उनको स्वागत के लिए यहाँ पर हरिद्वार की जो जिला प्रशासन है और जो अन्य जो स्थानीय लोग हैं वो यहाँ पर बिल्कुल तैयार हैं। जी चलिए, अभय और विकास, जानकारी देने के लिए आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो देवभूमि समाचार में फिलहाल इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस।